आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी एक मजेदार सी सीरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाली सीरीज पसंद आएगी। तो ये कहानी है हमारे हीरो शाओ चेन की, जो कि गॉड्स की जनरेशन का सबसे पावरफुल गॉड था। लेकिन फिर एक दिन मिस्टीरियसली उसकी मौत हो जाती है। पर शाओ चेन की कहानी इस मौत से खत्म नहीं बल्कि उल्टा शुरू हुई, क्योंकि 10,000 साल के बाद वो दोबारा से रेनकरनेट हो जाता है। शाओ चेन रेनकरनेट होने के बाद काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि इन 10 सालों में वो सारे के सारे गॉड्स और डीमंस जो उसके साथ थे वो सब मारे गए। अब वो इस इंसानी दुनिया में अकेला गॉड बचा है। क्या वो अपने फैमिली और लवर से दोबारा मिल पाएगा, यही जानेंगे हम इस सीरीज में। तो चलो बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि कब्रिस्तान में किसी को उठाए हुए ला रहा था। अब वो उस बंदे को हवा में उड़ाते हुए अपनी पावर्स की मदद से वहाँ कुछ पोर्टल्स को ओपन कर देता है। इन पोर्टल से एनर्जी निकलते हुए हवा में मौजूद आदमी की बॉडी में जाने लगी। तभी वो पर्सन अपनी पावर से लीनियर इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए कब्रिस्तान के चारों तरफ एक शील्ड बैरियर बना देता है। ये सब करने के बाद वो पर्सन कहता है, जागो डीमंस और गॉड्स। उसके ये कहते साथ ही हम देखते हैं वहाँ मौजूद कब्रों में से गॉड्स और डीमंस की सोल्स ने बाहर आना शुरू कर दिया और वह सारे के सारे इकट्ठा होकर उस पर्सन की बॉडी में चली जाती हैं, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था। ये सब क्या हो रहा था ये जानने के लिए तो आपको सीरीज पूरी देखनी पड़ेगी। इसके बाद हमें 10,000 साल के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम एक क्यूट लिटिल ड्रैगन को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। वो बंदे असल में इसे पकड़कर बेचना चाहते हैं, क्योंकि ये काफी रेयर स्पीशी का ड्रैगन था। वो ड्रैगन तो अब इनसे बचते बचाते भाग ही रहा था, लेकिन ये बंदे उसकी जान कहाँ ही छोड़ने वाले थे। जब काफी देर कोशिश करने के बाद भी वो लिटिल ड्रैगन इनके हाथ नहीं लगा, तो इन्होंने मजबूरन अपने एरोस उस पर शूट करने शुरू कर दिए। इन एरोस को डॉज करने के चक्कर में वो दरख्त की टहनी से नीचे गिर गया। अब तो उसके पास यहाँ से बचकर भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। तभी वो दोनों बंदे आगे बढ़ते हुए उससे कह रहे थे, अब तुम यहाँ से कहाँ जाओगे। लेकिन हमारा लिटिल ड्रैगन भी उनके हाथ कहीं आने वाला था। वो अपना चार्म इफेक्ट इन दोनों पे यूज कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए ये दोनों ही उसके कंट्रोल में आ गए। ये एक अच्छा मौका था लिटिल ड्रैगन के लिए यहाँ से भागने का, इसीलिए वो इन दोनों की आंख में मिट्टी फेंकते हुए यहाँ से भाग जाता है। लिटिल ड्रैगन की इस हरकत से उन दोनों को तो काफी गुस्सा आ गया। वो गुस्से से कहते हैं, कमीने कहाँ तक भागेगा, आज तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ये कहते साथ ही उन्होंने दोबारा से लिटिल ड्रैगन का पीछा करना शुरू कर दिया। लिटिल ड्रैगन भी भागते भागते पहाड़ी के एंड तक पहुँच चुका था। उसके आगे कुआं और पीछे खाई थी। अब वो कहाँ जाएगा। लिटिल ड्रैगन तो यहाँ पर काफी परेशान था और उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए वो दोनों बंदे भी वहाँ पर आ गए। वो लोग लिटिल ड्रैगन को पकड़ पाते इससे पहले ही वो नीचे की तरफ गिर जाता है। नीचे की तरफ वही कब्रिस्तान है जो कि हमें स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और जैसा कि हमें तो पहले से ही मालूम है कि इस कब्रिस्तान के चारों तरफ एक शील्ड बैरियर है, जिसकी वजह से वो लिटिल ड्रैगन इसके अंदर नहीं गिरा। तभी अचानक से उस जगह का मौसम बदलते हुए वहाँ सूरज ग्रहण शुरू हो गया। ये नजारा देखकर तो वो दोनों बंदे ही डर गए। वो डरते हुए कह रहे थे, ये सूरज आधा क्यों हो गया, क्या कोई इसे खा रहा है। इन दोनों का भी इतना कहना ही था कि सडनली आसमान से एक तेज लाइटनिंग शील्ड बैरियर को ब्रेक करते हुए एक कब्र पर जा लगी। शील्ड बैरियर के ब्रेक होने की वजह से हम देखते हैं कि लिटिल ड्रैगन भी अब उसी कब्रिस्तान में गिर गया। ऊपर की तरफ मौजूद तो वो दोनों बंदे ही काफी ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए वो यहाँ से फौरन भाग जाते हैं। यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद लिटिल ड्रैगन तो काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसके चारों तरफ सिर्फ कब्रें ही कब्रें थी। वो खुद भी एक कब्र के ऊपर खड़ा हुआ था, जिसके अंदर से अचानक एक हाथ बाहर की तरफ आ गया, जिसने लिटिल ड्रैगन को तो दूर पटक दिया। अब वो पर्सन पूरा कब्र से बाहर आ जाता है। वो यहाँ खुद को देखते हुए कह रहा था कि मुझे अच्छे से याद है कि मैं मर चुका था, तो फिर मैं जिंदा कैसे हुआ। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो शाओ चेन है। लिटिल ड्रैगन भी यहाँ पर छुपते हुए शाओ चेन को देख रहा था। शाओ चेन तो अभी खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि आखिर ये कौन सी जगह है। लेकिन जब उसकी नजर कब्रों पर लगे नेम प्लेट्स पर पड़ी तो उसकी आंखें तो खुली की खुली ही रह गई, क्योंकि वो इन सारे गॉड्स और डीमंस को अच्छे तरीके से जानता था। उन सबके नाम पढ़ने के बाद वो कहता है कि जब ये लोग मर चुके तो फिर मैं जिंदा क्यों हूँ। शाओ चेन को ये सोचों में गुम देकर लिटिल ड्रैगन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार रही, क्योंकि शाओ चेन ने उसे देख लिया था। अब वो उसके पास आते हुए उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी लिटिल ड्रैगन ने उस पर फायर बॉल से अटैक कर दिया। इससे लिटिल ड्रैगन को यहाँ से भागने का मौका मिल चुका था, लेकिन वो शाओ चेन के हाथों से बच ना सका। इसलिए शाओ चेन ने उसे पकड़ते साथ ही लकड़ी से बांधकर पकाना शुरू कर दिया। हमारे इस लिटिल ड्रैगन का नाम है डोंग डोंग। डोंग डोंग तो यहाँ पर शाओ चेन से कह रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं खाने में टेस्टी नहीं हूँ। लेकिन शाओ चेन को तो उसकी कोई भी बात समझ ही नहीं आ रही थी, इसलिए डोंग डोंग ने फौरन से अपना एक आंसू शाओ चेन के मुंह में डाल दिया। चैंगशान तो उसे अपने मुंह से बाहर निकालते हुए कहता है कि गंदे ड्रैगन, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। यहाँ पर वो अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज आई कि मुझे छोड़ दो। शाओ चेन को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये आवाज किसकी है, इसलिए उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ तो दूर दूर तक कोई मौजूद ही नहीं था। शाओ चेन अब डोंग
डोंगडोंग से सवाल करते हुए कहता है, क्या वो तुम थी जिसने मुझसे बात की? जिस पर तो डोंगडोंग उसे जवाब देते हुए कहता है, मेरे आंसू को पीने के बाद तुम मेरी बात को आराम से समझ सकते हो। अब वो दोबारा से शाओचन से अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। शाओचन को भी अब उस पर रहम आ गया, इसलिए वो उससे आग से नीचे उतार देता है। अब शाओचन डोंगडोंग के सामने बैठते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर ही यहाँ से जाने दूंगा, अगर तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये कौन सी जगह है और यहाँ से हाओयांग कंट्री जाने में कितना टाइम लगेगा। ये सुनकर तो डोंगडोंग खामोशी हो गया। उसे यूँ खामोश देखते हुए शाओचन ने उसे दोबारा से आग पर रख दिया, जिस पर तो डोंगडोंग फौरन से चिल्लाकर कहता है, अच्छा मैं बता रहा हूँ। ये सुनने के बाद शाओचन ने उसे दोबारा से साइड पर रख दिया। डोंगडोंग अब उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हाओयांग कंट्री तो 10,000 पहले ही डिसअपेयर हो गई थी। उसकी ये बात सुनकर शाओचन को तो एक बड़ा झटका लगा। वो कहता है, क्या 10,000 साल पहले? डोंगडोंग अब उससे कहता है कि हाँ 10,000 साल ही। जब वेस्ट मैजिक और ईस्ट इमोर्टल कॉन्टिनेंट आपस में मर्ज हुए थे, तभी सारी की सारी एंशिएंट कंट्री डिसअपेयर हो गई और इन सब के आपस में मिलने से एक न्यू कॉन्टिनेंट बना जिसका नाम है तियान युआन कॉन्टिनेंट। ये सब सुनने के बाद शाओचन कहता है, तियान युआन कॉन्टिनेंट? डोंगडोंग अब उससे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें किसी ने जिंदा दफना दिया था? शाओचन को यहाँ पर पास्ट की एक मेमोरी याद आती है जहाँ पर वो एक लड़की शुजिन को आवाज दे रहा था, जिसे याद करते हुए वो कहता है शुजिन। डोंगडोंग उसके मुंह से शुजिन का नाम सुन के कहता है कि क्या वो शुजिन थी जिसने तुम्हें यहाँ पर दफनाया? शाओचन तो उसकी बात को फुली इग्नोर करते हुए अपनी पावर्स को चेक करने लग गया, जिससे उसे पता चलता है कि अभी तक उसके पास उसकी पूरी पावर्स नहीं है। जिस पर वो कहता है कि 10,000 साल गुजरने के बाद भी मेरी पावर्स अभी तक रिकवर नहीं हुई। शाओचन को तो काफी भूख लगी हुई थी, इसलिए वो सोचता है कि डोंगडोंग को ही खाया जाए, क्योंकि डोंगडोंग से जितनी इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए थी वो अब उसे मिल चुकी, तो उसे जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन डोंगडोंग तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो शाओचन से कहता है, क्या तुम्हें यहाँ की जगहों और लोगों के बारे में पता है? जिस पर तो शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें तियान युआन कॉन्टिनेंट लेकर जा सकता हूँ। ये बात सुनकर शाओचन भी अब उसे जिंदा छोड़ने के लिए एग्री हो गया। शाओचन अब अपनी आसपास की जगह को देखते हुए कहता है कि आखिर गॉड्स और डीमन को एक साथ क्यों दफनाया गया था? क्या मैं इन सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाऊंगा? ये दुनिया है 10,000 साल के बाद की। ये कहते साथ ही शाओचन अपने सफर पर रवाना हो गया, जबकि डोंगडोंग उसके पीछे आ रहा था। तभी इनके ऊपर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन गुजरा, जिसे देखकर तो शाओचन कह रहा था, ये कितना अजीब सा हेयरलेस बर्ड है, सच में ये दिखने में बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है। डोंगडोंग अब उससे बताता है कि हमारे क्लैन का एक ड्रैगन है जो कि हजारों मील का सफर एक ही दिन में तय कर सकता था। इसकी स्पीड काफी तेज है। भी अचानक से उस बर्ड को किसी जाइंट हाथ ने पकड़ लिया। वो एक बहुत बड़ा गोरिल्ला था, जिसे देखकर तो शाओचन हैरान ही रह गया। वो डोंगडोंग से यहाँ पर सवाल करते हुए कहता है कि क्या ये लेजेंडरी एंशिएंट जाइंट है? जिस पर डोंगडोंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये वही था। शाओचन कहता है कि इतने अरसे में ये दुनिया काफी बदल चुकी। डोंगडोंग अब शाओचन को अपना नाम बताते हुए कहता है कि हम दोनों का मिलना किस्मत में लिखा हुआ था और हम दोनों ही इस पूरी दुनिया में अकेले हैं। क्या तुम मेरे साथी बनते हुए मेरे साथ सफर करोगे? इस पर तो चैंगशान उसे अपना नाम बताते हुए कहते हैं कि हाँ जरूर। इसके बाद ये दोनों ही अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। काफी दिन सफर करने के बाद ये फाइनली उस जगह पर पहुंचने वाले थे जहाँ कुछ लोग रहते हैं। डोंगडोंग यहाँ पर शाओचन से सवाल करते हुए कहता है कि अगर किसी को भी उस गॉड्स और डीमंस के कब्रिस्तान के बारे में ना पता हुआ तो फिर तुम क्या करोगे? जिस पर शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है कि कोई ना कोई तो ऐसा जरूर ही होगा जिसे इसके बारे में पता होगा। डोंगडोंग अब उसे दोबारा से सवाल करते हुए कहता है अगर कोई भी ऐसा पर्सन ना मिला तो? जिस पर शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है तो फिर मैं सब कुछ भूल कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। साथ ही साथ वो डोंगडोंग से सवाल करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? इस पर तो डोंगडोंग की भुक्कड़ आत्मा जाग गई। वो कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो दुनिया की हर चीज को खा जाता। मैं दुनिया की हर टेस्टी खाने वाली जगह पर तुम्हें लेकर जाता। ये सब कहते हुए डोंगडोंग को तो कुछ ज्यादा ही जोश चढ़ चुका था, इसीलिए उसका पैर पत्थर से स्लिप हो गया। अब वो नदी में नीचे गिरने ही वाला था कि वो शाओचन से चिल्लाकर कहता है शाओचन प्लीज मुझे बचाओ। शाओचन को तो अभी डोंगडोंग की जरूरत थी, इसलिए उसने फौरन से डोंगडोंग को पकड़ लिया। डोंगडोंग तभी खुश हो ही रहा था कि मैं बच गया और शाओचन ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन डोंगडोंग का वजन काफी ज्यादा था जिसे शाओचन उठा ही न सका। इसी वजह से दोनों ही नीचे पानी की तरफ गिरने लग गए। नीचे की तरफ एक लड़की नहा रही थी जिसका नाम था प्रिंसेस यू। गिरता हुआ शाओचन उस लड़की को आवाज देकर कहता है कि साइड पर हट जाओ, लेकिन इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाती शाओचन उसके ऊपर आ गया। शाओचन अब इस कंडीशन में अपने मन में कह रहा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 10,000 साल के बाद इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में एक लड़की से मिलूंगा। मुझे अच्छे से मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। ये लड़की तो पूरे गुस्से में लग रही है, ऐसे कि जैसे मुझे मार ही डालेगी। शाओचन तो यहाँ पर प्रिंसेस यू से दूर होते
हुए उसे पानी में भी यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम समझ रही हो। तभी डोंगडोंग भी शाओचन के ऊपर आ गिरा, जिसकी वजह से शाओचन तो प्रिंसेस यू के और ज्यादा करीब हो जाता है। प्रिंसेस यू और ज्यादा शाओचन को अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शाओचन को दूर पटक देती है। शाओचन तो यहाँ पर हवा में उड़ते हुए भी यही सोच रहा था, आखिर इस लड़की के पास इतनी पावरफुल इनर फोर्स कैसे है। प्रिंसेस यू भी यहाँ पर पानी से बाहर आ चुकी थी। वो फौरन से अपने गार्ड्स को आवाज देते हुए कह दिया कि इधर आओ। शाओचन तो यहाँ किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं चाहता था, इसलिए वो प्रिंसेस यू के सामने चुप रहने का इशारा करते हुए कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इससे पहले कि शाओचन यहाँ से जा पाता, किसी ने एक जोरदार मुक्का शाओचन के मुंह पर जड़ दिया और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस यू की गार्ड थी, जिसका नाम है शिनमू, लेकिन आज से हम इसे आइस लेडी कहेंगे। शाओचन की कंडीशन तो यहाँ पर कुछ अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो सिचुएशन को समझते हुए कहता है तुम लोग तो अपने आप को लकी समझो क्योंकि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। शाओचन तो अभी उन्हें ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि वो उनसे लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पावर्स ही नहीं। ये सब कहते हुए शाओचन जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा तो उसके पीछे एक पहाड़ जितना आदमी खड़ा था। इस बॉडी बिल्डर का नाम है कियान हाओ। कियान हाओ को देखकर शाओचन तो दंग ही रह गया। वो उसे देखते हुए कह रहा था कि क्या ये आदमी है या फिर मॉन्स्टर। प्रिंसेस यू भी यहाँ पर कियान हाओ को ऑर्डर देते हुए कहती है कि इस कमीने को पकड़ लो। ये सुनते साथ ही कियान हाओ ने शाओचन को कंधे से पकड़ लिया। शाओचन बेचारा तो यहाँ पर सिर्फ यही कही जा रहा था कि हम बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन कियान हाओ तो उसकी कहानी सुनने वाला था। वो जैसे धोबी कपड़ों को धोता है ना, वैसे ही कियान हाओ शाओचन को धो रहा था। कियान हाओ अब अपनी अर्थ स्प्लिटिंग फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओचन पर अटैक कर देता है, जिसे शाओचन तो अपनी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। यहाँ शाओचन अपने मन में कह रहा था कि पावर्स ना होना भी कितनी बड़ी मुश्किल है। कियान हाओ तो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार शाओचन पर अटैक्स किए जाता है। प्रिंसेस यू भी दूर खड़ी हुई ये नजारा देख रही थी। वो इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो आइस लेडी को ऑर्डर देते हुए कहती है तुम भी जाकर कियान हाओ की मदद करो ताकि ये फाइट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। फाइनली अब हमें डोंगडोंग भी नजर आ गया, जो कि पेड़ की टहनी में फंसा हुआ था। जैसे ही कियान हाओ ने शाओचन को एक मुक्का मारा, वो जाकर उसी दरख्त में लग जाता है जहाँ पर डोंगडोंग फंसा हुआ था, जिसकी वजह से डोंगडोंग भी अब शाओचन के हाथों में आ गया। कियान हाओ क्या कम पावरफुल था जो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आइस लेडी भी आ गई। अपनी फ्रोजन सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे आइस बबल्स क्रिएट कर दिए। इन बबल्स को टच करते साथ ही वो पर्सन भी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। शाओचन तो डोंगडोंग को हाथ में लिए उन आइस बबल्स से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डोंगडोंग ने तो बड़े मजे से उस आइस बबल को टच कर दिया। हालांकि शाओचन उसे रोक भी रहा था कि इसे टच मत करो, जिसकी वजह से डोंगडोंग तो बर्फ में जम चुका। शाओचन तो यहाँ भागते हुए डोंगडोंग से कह रहा था कि लो मजा, अब तुम तो बड़ी खुशी से उसे टच कर रहे थे ना। घूमते घुमाते डोंगडोंग यहाँ प्रिंसेस यू के पास पहुँच चुका था, जो कि डोंगडोंग को देखते साथ कहती है कि ये कितना प्यारा कुत्ता है। इस कमक्कल को तो ये भी नहीं पता कि ये एक ड्रैगन है। यहाँ पर हम शाओचन को देखते हैं जो कि अभी भी उन आइस बबल से बचने की कोशिश कर रहा था। शाओचन यहाँ पर कोई प्लान सोच रहा था कि आखिर इन बबल से कैसे जान छुड़ाई जाए। तभी वो फैसला करता है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन बबल्स को रोकेगा। इसीलिए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन बबल्स पर अटैक कर देता है, जिससे उसे ये बात मालूम होगी कि अगर ये बबल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो ये खुद ही आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जिंगशुआन के माइंड में एक प्लान आ चुका था। वो भागना बंद करते हुए फौरन से पीछे मुड़कर उन बबल्स के दरमियान में चला गया और चुपके से एक आइस बबल को अपने हाथ के अंदर रख लिया। इसके बाद वो कियान हाओ की तरफ भागना शुरू कर देता है। कियान हाओ शाओचन को अपनी तरफ आता देखकर कह रहा था कि तुम अपनी मौत को गले लगाने के लिए आ रहे हो। ये कहते साथ ही उसने शाओचन की तरफ एक बड़े से पेड़ की डाल को फेंक दिया, जिसे तो शाओचन डॉज करते हुए कियान हाओ के काफी करीब पहुंच चुका। वो आइस बबल्स कियान हाओ को लगने ही वाले थे कि तभी आइस लेडी ने उन्हें वक्त रहते ही रोक दिया। लेकिन शाओचन का तो कुछ और ही प्लान था। वो अपने हाथ में मौजूद आइस बॉल को उन्हीं दूसरी आइस बॉल की तरफ फेंक देता है, जिसे टकराकर एक आइस बॉल तो कियान हाओ को लग गई, जिसकी वजह से कियान हाओ वहीं पर जम जाता है। ये सब देखकर प्रिंसेस यू तो काफी ज्यादा हैरान हो गई। शाओचन यहाँ अपने मन में कह रहा था कि एक का तो बंदोबस्त हो गया, दूसरी की बारी। प्रिंसेस यू अब शाओचन के करीब आते हुए उससे कह रही थी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम जैसे कमीने के पास भी कोई स्किल हो सकती है। आइस लेडी अब प्रिंसेस यू के पास आते हुए कहती है प्रिंसेस यू प्लीज हमें माफ कर दें। शाओचन भी अब उससे सवाल करते हुए कहता है क्या तुम प्रिंसेस हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक पर्सन पर आ गया जो कि कार्ट में बैठे हुए चाय पी रहा था। तभी उसका एक गार्ड उसे इन्फॉर्म करते हुए कहता है कि हमें पता चल चुका कि प्रिंसेस यू कहाँ पर है। इस बंदे का नाम है रेन जियान, जो कि एक प्रिंस है, इसीलिए आज से हम इसे प्रिंस जियान कहेंगे। ये सुनते साथ ही प्रिंस जियान ने अपने पास रखे एक वुडन बॉक्स को खोल लिया। इसके अंदर अजीब सी कुछ शैडो जैसी चीज थी। अब वो उससे कहता है कि आगे का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ शाओचन पर आ गया, जिसे प्रिंसेस यू ने तो एक स्केयर क्रो की तरह बांध कर रखा हुआ था। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया कि आखिर शाओचन यहाँ पर कैसे पहुंचा है। प्रिंसेस यू ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डोंगडोंग को शाओचन की तरफ
फेंक दिया था, जिसे तो शाओचन अपनी रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस यू पीक वॉरियर लेवल 2 की थी, इसलिए तो शाओचन उसके इस अटैक के सामने टिक ही नहीं पाया और यहाँ पर पहुँच गया। शाओचन यहाँ से खुद को छुड़ाने के लिए कोई प्लान सोच रहा था कि तभी वहाँ पर आइस लेडी क्यान हाओ के लिए जिंजर सूप लेकर आ गई। वो इसे क्यान हाओ को देते हुए कहती है कि तुम इसे पी लो, इससे तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। इन दोनों के पास एक मैप भी था, जिसे देखते हुए आइस लेडी कहती है कि आखिर इस मैप में क्या लिखा है, हमें ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि उस मैप में एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, जिसे हमारा हीरो शाओचन तो अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, इसलिए उसे दूर से सिर्फ इतना ही नजर आया, फायरी इमोर्टल लोटस। आइस लेडी यहाँ पर क्यान हाओ से कह रही थी कि ये हमारे पास लास्ट चांस है, अगर हमें ये लेजेंडरी एलिक्सर मिल गया, हो सकता है कि वो इसे लेने के बाद प्रिंसेस की रिक्वेस्ट को मान जाएं, लेकिन हम इसे समझेंगे कैसे। अब वो क्यान हाओ पर गुस्सा करते हुए कहती है, बेवकूफ तुम भी तो कुछ बोलो ना, जिस पर क्यान हाओ उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो हमारी लैंग्वेज को भी अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता, ये तो फिर एंशिएंट लैंग्वेज है, मैं इसे कैसे पढ़ूं। अब आइस लेडी खड़े होते हुए कहती है कि हमारे रास्ते में जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाएं, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, मैं प्रिंसेस यू के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, इसलिए मैं उनके लिए ये लेजेंडरी एलिक्सर जरूर ढूंढूंगी। ये दोनों अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रिंसेस यू के टेंट से कुछ आवाजें आने लग गई, जिसे सुनकर तो आइस लेडी कहती है कि क्या प्रिंसेस यू रो रही हैं? उसके ये कहते साथ ही प्रिंसेस यू भी अपने टेंट से बाहर आ गई, जो कि असल में काफी ज्यादा हंस रही थी, क्योंकि डोंगडोंग उसे काफी पसंद आ चुका था, इसलिए वो उसके साथ काफी खुश है। अब वो डोंगडोंग से कहती है कि आज से तुम प्रिंसेस के पेट हो। प्रिंसेस यू की नजर अब शाओचन पर पड़ गई, जो कि बेहोश होने का नाटक कर रहा था। ये देखते हुए प्रिंसेस यू शाओचन के पास चली गई, उसकी गोद में अभी डोंगडोंग भी था। डोंगडोंग के तो यहाँ पर सही मजे हैं, क्योंकि वो रोस्टेड चिकन खा रहा था, जिसकी स्मेल तो शाओचन को भी आ गई। अब वो अपने मन में कह रहा था कि मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ, ये देखो कैसे खा रहा है, इसका बदला तो मैं इसे बाद में लूंगा। वो ये सब अभी सोच ही रहा था कि तभी प्रिंसेस यू उससे कहती है, अगर तुम सोना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ना सुला दूं। कहते साथ ही प्रिंसेस यू ने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया। शाओचन भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो फौरन से उठते हुए कहता है कि मैं जाग रहा हूँ। शाओचन की इस हरकत पर प्रिंसेस यू ने भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब शाओचन प्रिंसेस यू से कहता है, आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरा नाम है शाओचन और ये लिटिल ड्रैगन मेरे साथ ही था। प्रिंसेस यू डोंगडोंग से सवाल करते हुए कहती है, क्यों ड्रैगन, क्या तुम इस गंदे लड़के को जानते हो? यहाँ शाओचन भी डोंगडोंग से कह रहा था कि अपना सर हाँ में हिलाओ, लेकिन डोंगडोंग ने तो अपना सर हिलाने की बजाय अपना मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया। उसकी ये हरकत देखकर शाओचन को तो गुस्सा आ गया। वो गुस्से से कहता है कि तुम कितने कमीने हो, एक खूबसूरत लड़की को देखते साथ ही अपने दोस्त को भूल गए। जिस पर तो डोंगडोंग ने डरने की एक्टिंग करना शुरू कर दी। उसे यूँ डरता देख प्रिंसेस यू शाओचन से कहती है, तुम कितने बुरे हो, तुम इतने क्यूट से ड्रैगन को आखिर ये सब कैसे कह सकते हो। अब प्रिंसेस यू ने अपना एक छोटा सा चाकू निकाल लिया था, जिसे देखते हुए तो शाओचन कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहती हो। जिस पर प्रिंसेस यू उसे जवाब देते हुए कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं रोज तुम्हारी बॉडी पर इस नाइफ की मदद से कट लगाया करूंगी और मैं ऐसा तब तक करती रहूंगी जब तक तुम्हारा पूरा का पूरा खून नहीं सूख जाता। शाओचन तो उसे यहाँ पर डरते हुए कह रहा था, क्या तुम सीरियस हो? प्रिंसेस यू तो उसकी बात को फुली इग्नोर करते हुए कहती है, अच्छा तो आज मैं तुम्हारी बॉडी के कौन से पार्ट पर कट लगाऊं? अब वो उस नाइफ को शाओचन के मुंह के चारों तरफ फेरते हुए कहती है, क्या मैं यहाँ से काटूं या फिर यहाँ से? शाओचन तो यहाँ प्रिंसेस यू से कह रहा था कि आप तो एक प्रिंसेस है, आपको ये सारी चीजें सूट नहीं करती, हम इस बारे में बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन प्रिंसेस यू तो इस बात के लिए एग्री ही नहीं थी। उसने नाइफ को शाओचन की तरफ थ्रो कर दिया, जिसे शाओचन ने तो वक्त रहते ही डॉज कर लिया। ये देखकर प्रिंसेस यू उससे कह रही थी कि तुम तो डॉज करने में काफी अच्छी हो, अब तो तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। ये कहते साथ ही प्रिंसेस यू ने और 3 नाइफ्स निकाल ली, जिसे देखकर तो शाओचन की सांस ही गले में अटक गई। अब वो कहता है, मैं 10,000 साल के बाद जागा और मेरे साथ ये सब हो रहा है, गॉड क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? प्रिंसेस यू तो अब उन 3 नाइफ्स को भी फेंकने के लिए रेडी थी। ये देखकर शाओचन उसे कहता है, रुक जो, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो, मैं तुम्हें फायरी इमोर्टल लोटस तक लेकर जा सकता हूँ। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी, क्योंकि प्रिंसेस यू ने अपने नाइफ थ्रो कर दिए थे, लेकिन लकीली वो शाओचन को नहीं लगते। अब प्रिंसेस यू शाओचन के पास आकर उसे सवाल करते हुए कहती है कि तुम जैसा कमीना शख्स आखिर एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में कैसे जानता है? शाओचन तो अब उन्हें ये सच बताने से रहा कि वो भी एक एंशिएंट पर्सन है और वो 10,000 साल के बाद जागा है, इसीलिए वो उनसे झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरी पूरी फैमिली एंशिएंट लैंग्वेज में स्कॉलर थी, हम सबको ही एंशिएंट हिस्ट्री जानने का काफी ज्यादा शौक है, इसलिए बस थोड़ा सा मुझे एंशिएंट लैंग्वेज के कैरेक्टर्स के बारे में मालूम है। प्रिंसेस यू को तो उसकी बातों पर अभी भी थोड़ा डाउट था, इसीलिए वो उसे कहती है, अगर ये सब झूठ हुआ तो? जिस पर शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है कि हम दोनों डील कर सकते हैं, जैसे तुम चाहो। ये सुनते साथ ही प्रिंसेस यू ने उसकी रस्सियां काट दी। अब वो उसे कपड़े देते हुए कहती है कि आज से तुम मेरे स्लेव हो। यहाँ पर हम छोटे छोटे 2 वुडन टॉयज को भी देखते हैं, जो कि प्रिंसेस यू पर नजर रखे हुए थे। शाओचन अब इन लोगों को उस जगह पर ले आया है जहाँ पर फायरी इमोर्टल लोटस
था। यहाँ पर प्रिंसेस यू तो बहुत खुश थी। वो शाओचन से कहती है कि तुम तो एंशिएंट लैंग्वेज को काफी अच्छे से जानते हो। शाओचन उसकी बात सुनकर उससे कहता है कि लिटिल प्रिंसेस, मैंने तुम्हें यहाँ तक का रास्ता दिखा दिया, इससे आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फ्यूचर में दोबारा ना मिले। ये कहते हुए शाओचन अभी यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी प्रिंसेस यू उसकी गर्दन पर चाकू रखते हुए कहती है कि किधर, तुम मेरी परमिशन के अलावा कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तुम अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे स्लेव बन चुके। अगर तुम मुझसे अपनी जान छुड़ाना ही चाहते हो तो फिर उसका एक ही रास्ता है। प्रिंसेस यू तो यहाँ पर उसे मारने की बात कर रही थी, इसीलिए शाओचन फौरन से बदलते हुए कहता है, मैं पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद प्रिंसेस यू वहाँ से चली गई। शाओचन अब पहाड़ी को देखने के बाद अपने मन में कह रहा था कि इसके ऊपर तो काफी ज्यादा थिक स्मोक है, जब ये लोग ऊपर की तरफ चढ़े होंगे तो मैं कोई अच्छा मौका देकर वहाँ से भाग जाऊंगा। शाओचन अभी ये सब सोचते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी प्रिंसेस यू ने उसे एक माउंट क्लाइंबिंग ड्रॉप पकड़ा दी। साथ ही साथ वो उसे कहती है कि तुम हम सबको लीड करोगे, जिससे शाओचन का यहाँ से भागने का प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रिंसेस यू के पास यहाँ पे एक बड़ा सा वुडन बॉक्स भी था। आखिर उस वुडन बॉक्स में क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। क्यान हाओ उस वुडन बॉक्स को उठाने ही वाला था कि तभी प्रिंसेस यू उसे रोकते हुए कहती है कि मैं इसे खुद ही पकड़ लूंगी, जिस पर क्यान हाओ उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा भारी है, आप इसे लेकर कैसे चलेंगी। अब प्रिंसेस यू उससे कहती है कि मेरी कल्टीवेशन तुम सबसे हाई है, इसलिए मैं इसे आराम से कैरी कर लूंगी, और वैसे भी अगर यहाँ पर किसी की बुरी इंटेंशन हुई तो मैं उसे वहीं पर मार दूंगी। असल में वो ये सब शाओचन के लिए बोल रही थी। शाओचन तो बस उसी वुडन बॉक्स को घुरे जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ प्रिंस जियान पर आ गया, जहाँ पर वो दोनों वुडन पपेट्स भी पहुंच चुके थे। प्रिंस जियान उनसे सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या प्रिंसेस यू के पास वो ट्रेजर है, जिस पर तो वुडन पपेट्स ने बताना शुरू कर दिया कि वो ट्रेजर मिस यू के पास ही है। तभी वहाँ पर प्रिंस जियान का एक सर्वेंट भी पहुंच गया, जो कि प्रिंस जियान से कहता है, हमने सारी की सारी तैयारियां कर ली, जैसे ही प्रिंसेस यू माउंटेन से नीचे आएंगी तो हम उससे फौरन से वो ट्रेजर ले लेंगे। ये सुनते साथ ही प्रिंस जियान ने तो एक केवल स्माइल दे दी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर शाओचन और प्रिंसेस यू पर आ गया, जो कि फाइनली अब माउंटेन की टॉप पर पहुंच चुके थे। यहाँ आसपास की स्मोक पॉइजनस थी, इसलिए प्रिंसेस यू कहती है कि हमारा यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, हम सबको अलग अलग होकर फायरी इमोर्टल लोटस को ढूंढना चाहिए। ये सुनते साथ ही क्यान हाओ और आइस लेडी अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए। प्रिंसेस यू यहाँ पर शाओचन से कहती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी लो है, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहोगे। इसके बाद ये सब लोग ही उस फायरी इमोर्टल लोटस को ढूंढने में लग गए, लेकिन अभी तक वो किसी को नहीं मिला था सिवाय डोंग डोंग के। वो यहाँ प्रिंसेस यू को इशारा करते हुए वहाँ पर ले गया, जहाँ पर वो फायरी इमोर्टल लोटस था। इस फ्लावर को देखने के बाद प्रिंसेस यू तो काफी ज्यादा खुश होगी। वो खुश होते हुए कहती है कि ये फ्लावर कितना ज्यादा प्यारा है। शाओचन अब प्रिंसेस यू से कहता है कि आपको उसे टच नहीं करना चाहिए, जिस पर प्रिंसेस यू उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये कहने के बाद प्रिंसेस यू यहाँ से चली गई। उसके यहाँ से जाने के बाद शाओचन ने उसी मैप पर लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि फायरी इमोर्टल लोटस धीरे धीरे ग्रो करता है और इसे फुली ग्रो होने में 1000 ईयर्स लगते हैं। अब शाओचन उसी फ्लावर को देखते हुए कह रहा था कि अगर इस फ्लावर को उगने में इतना टाइम लगता है तो फिर ये इतना बड़ा कैसे है, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने क्लाइंबिंग रॉप का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस यू के पास पहुंच गया। प्रिंसेस यू भी यहाँ पर उस फ्लावर को टच करने ही वाली थी। शाओचन ने वक्त पर आते हुए प्रिंसेस यू को रोक लिया। प्रिंसेस यू तो यहाँ पर शाओचन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है कि शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारी जान बचा ली। ये सुनकर प्रिंसेस यू उसे कहती है कि मेरी जान आखिर कैसे, जिस पर तो शाओचन ने भी उसे बताना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि फ्लावर कैसे ग्रो करता है? ये एक बीस्ट का स्पिरिचुअल ऑरा ऑब्जर्व करने के बाद इतने बड़े होते हैं और इसका गार्डियन स्पिरिट भी यहीं कहीं आसपास ही होगा। अगर हम इस फ्लावर को लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो यहाँ पर आ जाए। ये कहते हुए शाओचन ने गलती से उस फ्लावर को पकड़ लिया, जिसकी वजह से एक जायंट पाइथन बीस्ट उनके सामने आ गया। वो पाइथन बीस्ट दिखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो फौरन से आगे बढ़ते हुए इन दोनों पर अटैक कर देता है। उसके इस अटैक को इन दोनों ने बड़ी मुश्किल के साथ डॉज कर लिया। तभी वहाँ पर इनकी मदद करने के लिए आइस लेडी और क्यान हाओ भी पहुंच गए। क्यान हाओ ने फौरन से इन दोनों को ऊपर की तरफ खींच लिया, जबकि आइस लेडी उस लोटस फ्लावर को लावा के अंदर गिरने से बचा लेती है। अब वो पाइथन बीस्ट अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस यू पर अटैक करने ही वाला था कि तभी क्यान हाओ ने प्रिंसेस यू को बचा लिया। आइस लेडी यहाँ पर प्रिंसेस यू से कहती है कि आप जाकर उस लोटस फ्लावर को हासिल करें, हम दोनों यहाँ पर इस पाइथन बीस्ट को संभाल लेंगे। इसके बाद इन तीनों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। प्रिंसेस यू अब इन दोनों से कहती है तुम दोनों को किसी तरह भी उस पाइथन बीस्ट की आंखों पर अटैक करना होगा। एक दफा बस वो इमोर्टल लोटस हमारे हाथ लग जाए, उसके बाद तो हम यहाँ से निकल ही जाएंगे। ये सब कहने के बाद प्रिंसेस यू आगे की तरफ चली गई, जबकि आइस लेडी वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाते हुए काफी सारी आइस मिरर्स बना लेती है ताकि वो उस बीस्ट पाइथन को यहीं पर रोक सके। उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर क्यान हाओ भी एक रोक को लेकर पहुंच गया। वो उस रोक को बीस्ट पाइथन के सर पर मार देता
है, जबकि आइस लेडी के पास ही अच्छा मौका था अपने टैग को चलने का, इसलिए वो भी सारी की सारी आइस नीडल्स को बीस्ट पाइथन की तरफ भेज देती है। इन सब चीजों से बीस्ट पाइथन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उल्टा वो गुस्से में आते हुए कियान हाओ को दूर पटक देता है। अब वो बीस्ट पाइथन दोबारा से आइस लेडी की तरफ बढ़ ही रहा था कि आइस लेडी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक आइस शील्ड क्रिएट कर ली। ये आइस शील्ड तो ज्यादा देर के लिए बीस्ट पाइथन को रोक ही नहीं पाई, उसने इस शील्ड को तोड़ते हुए आइस लेडी को भी दूर फेंक दिया। ये देखकर तो कियान हाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपनी अर्थ स्प्लिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट पाइथन पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे तो बीस्ट पाइथन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वो दोबारा से अब कियान हाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। अपने दोस्तों को ये मुसीबत में देखकर प्रिंसेस यू उस फ्लावर लोटस को वहीं पर छोड़ते हुए इनकी मदद करने के लिए पहुंच गई। वो यहाँ आते साथ ही अपनी फिनिक्स फ्लेम चॉप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट पाइथन पर अटैक कर देती है, जिससे तो बीस्ट पाइथन को काफी दर्द हुआ। प्रिंसेस यू यहाँ पर रुकती नहीं, बल्कि वो अपनी फिनिक्स फ्लेम ब्रेक द स्काई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पाइथन बीस्ट पर अटैक कर देती है, जिससे पाइथन बीस्ट इंजर्ड होते हुए जोरों से चिल्लाने लग गया और उसने प्रिंसेस यू पर एक स्लैश अटैक चल दिया, जिसकी वजह से प्रिंसेस यू पीछे चट्टानों के साथ लगने ही वाली थी कि वक्त रहते वहाँ पर कियान हाओ ने उसे बचा लिया। शाओचन और डोंगडोंग ये सब छुपकर देख रहे थे। डोंगडोंग यहाँ पर शाओचन से कहता है, इस सिचुएशन में भी तुम उनकी मदद नहीं करोगे क्या? तुम्हें अपने मर्द होने पर शर्म नहीं आ रही? जिस पर तो शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है कि देखो, मैं तो इन लोगों का भी मुकाबला नहीं कर सकता था, ये तो फिर भी पाइथन बीस्ट है। उनकी मदद करने के लिए जाना ऐसा है जैसे अपनी मौत को दावत देना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से प्रिंसेस यू और कियान हाओ पर आ गया। प्रिंसेस यू यहाँ पर कियान हाओ से सवाल करते हुए कह रही थी कि क्या तुम ठीक हो? अब वो पाइथन बीस्ट दोबारा से इन दोनों पर अटैक करने ही वाला था कि मजबूरन कियान हाओ को अपनी बारबेरियन सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रिंसेस यू तो यहाँ पर उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो नहीं रुकता। टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक थी। अब वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पाइथन बीस्ट पर अटैक कर देता है, जिससे यहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट हो गया। कियान हाओ ने अपना एक हाथ यहाँ पर खो दिया था। प्रिंसेस यू अब उसके पास आते हुए कहती है, कियान हाओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कियान हाओ अब उससे कहते हैं कि प्रिंसेस यू आप जल्दी जाएं और जाके उस इमोर्टल लोटस फ्लावर को ले आएं। वो पाइथन बीस्ट अभी के लिए थोड़ा इंजर्ड है, लेकिन वो पाइथन बीस्ट भी इतनी जल्दी इनकी जान कहाँ छोड़ने वाला था। वो अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए आइस लेडी और कियान हाओ पर अटैक करने ही वाला था कि वक्त रहते ही आइस लेडी ने वहाँ पर एक शील्ड को बना लिया। पाइथन बीस्ट ने अब उस शील्ड को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसकी वजह से आइस लेडी को उस शील्ड को बनाए रखने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। अचानक से उस शील्ड के अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए और चंद सेकंड्स के अंदर ही वो टूट गई। प्रिंसेस यू यहाँ पर कियान हाओ और आइस लेडी को अपनी आंखों के सामने बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो इन दोनों को साइड पर हटाते हुए खुद उस पाइथन बीस्ट के सामने आ गई। लेकिन कियान हाओ वक्त रहते ही प्रिंसेस यू को साइड पर हटाते हुए खुद पाइथन बीस्ट के मुंह में चला गया। उस पाइथन बीस्ट ने कियान हाओ को खाने की बजाय दूर पटक दिया था, जिसकी वजह से कियान हाओ तो तकरीबन बेहोशी हो चुका। प्रिंसेस यू के पास अब और कोई चारा ही नहीं बचा था। वो अपना लास्ट और सबसे खतरनाक मूव चलने वाली थी। वो यहाँ पर आइस लेडी से कहती है कि तुम जाकर कियान हाओ का ख्याल रखो, इस बीस्ट को अब मैं देख लूंगी। ये कहते साथ ही प्रिंसेस यू भागकर अपने उसी वुडन बॉक्स के पास आ गई जिसे हमने पहले देखा था। आइस लेडी यहाँ पर प्रिंसेस यू को रोकते हुए कहती है, प्रिंसेस यू आपको इस गॉडली वेपन को यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रिंसेस यू अब कहाँ रुकने वाली थी, वो अपने ब्लड को उस वुडन बॉक्स के ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से उस वुडन बॉक्स के अंदर से एक बो बाहर आ गया। ये अर्ली एंशिएंट टाइम्स का गॉडली वेपन था, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर शाओचन भी उसी गॉडली वेपन को देखते हुए कहता है, हाउ ये बाओ, मुझे यकीन नहीं था कि मैं 10,000 साल के बाद तुम्हें देख पाऊँ। मेरे ख्याल से तो ये वेपन हमारे हीरो शाओचन का है, इसीलिए तो वो ये सब कह रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से प्रिंसेस यू पर आ गया, जो कि उस गॉडली वेपन का इस्तेमाल करते हुए पाइथन बीस्ट पर एक एरो शूट कर देती है। लेकिन पाइथन बीस्ट भी काफी चालाक था, वो साइड पर हटते हुए उस एरो को डॉज कर लेता है। ये देखते हुए डोंगडोंग कह रहा था कि उसने टारगेट मिस कर दिया। शाओचन उसे कहता है कि परेशान मत हो, इस एरो को थोड़ी देर हवा में उड़ने दो, तुम अभी इसका कमाल देखोगे। प्रिंसेस यू यहाँ पर पाइथन बीस्ट के सामने खड़ी ये याद कर रही थी कि उसके मास्टर ने उसे समझाया था, अगर वो पर्सन जिसकी कल्टीवेशन 5 लेवल से कम हो इस बो को इस्तेमाल करता है तो इस गॉडली वेपन को यूज करने की वजह से वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। वो पाइथन बीस्ट भी प्रिंसेस यू के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। तभी वो एरो पाइथन बीस्ट की बॉडी से आर पार हो गया, जिसकी वजह से पाइथन बीस्ट और नीचे मौजूद लावा में गिर जाता है। ये देखकर तो डोंगडोंग काफी ज्यादा खुश हो गया। आइस लेडी यहाँ पर प्रिंसेस यू के पास आकर उनसे सवाल करते हुए कहती है कि प्रिंसेस क्या आप ठीक हैं? जिस पर प्रिंसेस यू उससे कहती है कि जाकर कियान हाओ को देखो। कियान हाओ को यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड बह चुका था, इसलिए आइस लेडी ने फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे फ्रीज कर दिया। ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर ही रही थी कि तभी पीछे से वही पाइथन बीस्ट एक फ्लोर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर आ गया, जो कि दिखने में तो और ज्यादा खतरनाक लग रहा था। प्रिंसेस यू यहाँ पर अपने गॉडली वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस पर एरो शूट करना चाहती थी, लेकिन अब उसके अंदर इतनी पावर नहीं बची थी कि वो उसको शूट कर सके। इसी वजह से आइस लेडी फौरन से भागकर प्रिंसेस यू के पास आते हुए कहती है, प्रिंसेस यू आप यहाँ से भाग
भाग जाए, लेकिन प्रिंसेस यू ने उसे साइड पर हटा दिया। अब वो फ्लोर ड्रैगन भी उसकी काफी करीब पहुंच चुका था। तभी वहाँ पर हीरो की एंट्री के साथ शाओ चैन पहुंच गया कि प्रिंसेस यू की उस गॉडली वेपन को चलाने में मदद करता है। उसको ऐसा करता देख डोंग डोंग का तो मुंह ही खुला का खुला रह गया। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होकर चैंग शुआन की पास्ट लाइफ पर आ गया, जहाँ पर चैंग शुआन की फाइट एक वॉरियर के साथ हो रही थी। चैंग शुआन सिर्फ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस वॉरियर को हरा देता है। वहाँ आसपास मौजूद लड़कियां तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, चैंग शुआन आई लव यू, चैंग शुआन तुम कितने हैंडसम हो। जबकि ऊपर खड़ा चैंग शुआन का फादर भी ये सब देख रहा था। इसके बाद वो चैंग शुआन को अपने पास बुलाते हुए उसे वो गॉडली वेपन दे देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से प्रेजेंट में आ गया, जहाँ पर शाओ चैन ने हाओ बो का इस्तेमाल करते हुए फ्लोर ड्रैगन पर अटैक कर दिया, जिसे वो ड्रैगन बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ एशेस में बदल गया। अब शाओ चैन बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से प्रिंसेस यू को लेते हुए जमीन पर आ जाता है। आइस लेडी तो यहाँ पर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुमने हाओ बो को कैसे पुल कर लिया। शाओ चैन तो उसकी ये सारी बातों को इग्नोर करते हुए खुश होते हुए अपने गॉडली वेपन को यहाँ से ले जाते हुए कह रहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फ्यूचर में दोबारा ना मिले। प्रिंसेस यू तो अभी इस ख्याल में ही गुम खड़ी थी कि आखिर इसने गॉडली वेपन को कैसे चलाया। तभी आइस लेडी उसे आवाज लगाते हुए कहती है कि प्रिंसेस यू वो हमारे गॉडली वेपन को ले गया। लेकिन अब तक तो शाओ चैन वहाँ से निकल चुका था। शाओ चैन यहाँ पर अपने बो को देखते हुए कहता है कि तुम तो अभी तक मुझे पहचानते हो। डोंग डोंग भी शाओ चैन के बगैर कहाँ ही रहने वाला था, इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए उसके पास आ गया। शाओ चैन अब उसे सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम प्रिंसेस यू के पास वापस नहीं जाओगे ज्यादा सारा खाना खाने के लिए। जिस पर डोंग डोंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि हम ड्रैगन्स तो अपनी लॉयल्टी के लिए ही जाने जाते हैं, आखिर ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद शाओ चैन उसे कहता है कि तुम तो ऐसी बातें मत ही करो। डोंग डोंग अब उसे यहाँ पर मक्खन लगाते हुए कह रहा था कि मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे पता चल गया कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। जिस पर शाओ चैन उसे कहता है कि अब बस भी कर जो, मैं तुम्हें खुद के साथ लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर तो डोंग डोंग काफी ज्यादा खुश हो गया। शाओ चैन भी अब भागते हुए यहाँ पर कह रहा था कि मेरा गॉडली वेपन अब मेरे पास आ चुका, ये पूरी की पूरी दुनिया अब मेरी है। ये कहते साथ ही वो एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसका बो भी अब नीचे गिर चुका। और ये काम प्रिंस जियान के अलावा कौन ही कर सकता है। वो यहाँ आकर उस बो को उठाते हुए कहता है, आखिर तुम मेरे पास आ ही गए, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। इसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर प्रिंस जियान ने शाओ चैन को बांधा हुआ था। वो अब शाओ चैन से सवाल करते हुए कहता है कि प्रिंसेस यू कहाँ पर है। शाओ चैन तो उसकी इस बात का कोई जवाब ना देते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा था मुझे पकड़ने के लिए। तभी प्रिंस जियान का एक सर्वेंट बीच में आते हुए कहता है कि अपना मुंह संभाल कर बात करो, ये बाई स्टेट के थर्ड प्रिंस जियान है। शाओ चैन तो यहाँ पर हंसते हुए कहता है, रेन जियान, मैंने तो आज तक इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना। अपने मास्टर की बेइज्जती सुनकर प्रिंस जियान के सर्वेंट को तो गुस्सा आ गया। वो शाओ चैन को मारने ही वाला था, लेकिन प्रिंस जियान ने उसे बीच में ही रोक दिया। प्रिंस जियान अब शाओ चैन से कहता है, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो तो मैं तुम्हारे लिए चीजों को आसान कर सकता हूँ। ये बोर्ड डोंगचू स्टेट का एक ट्रेजर है, इसीलिए वो कभी भी इसे एक आउटसाइडर के हाथों में नहीं देंगे। क्या तुमने इसे चुराया था? उसकी ये बात सुनकर शाओ चैन तो रोते हुए अपने मन में कह रहा था कि गॉड, आखिर आप मेरे साथ कर क्या रहे हैं? मैं एक प्रिंसेस के हाथ से निकलकर एक प्रिंस के पास आ गया। शाओ चैन अब उसे कहता है, मैं कुछ दिन पहले ही प्रिंसेस से मिला था, उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, इसीलिए मैं उसकी सबसे कीमती चीज चुरा कर भाग आया। जियान अब उसे कहता है कि थोड़ी देर पहले मैंने आसमान में एक लाइटनिंग देखी थी, क्या वो इसी बो की वजह से थी? जिस पर तो शाओ चैन उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, वो इसी बो की वजह से थी। उस लिटिल विच ने इसका इस्तेमाल करते हुए एक फ्लोर ड्रैगन को मार दिया था। प्रिंस जियान का एक सर्वेंट उसके पास आते हुए कहता है कि मास्टर, हमें जो चाहिए था वो मिल चुका, अब हम यहाँ से निकलते हैं। लेकिन प्रिंस जियान का तो कुछ और ही प्लान था। वो कहता है, जब हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं तो फिर हम क्यों ना करें? हम प्रिंसेस यू का इस्तेमाल करते हुए डोंगचू के एम्परर से कुछ भी करवा सकते हैं। शाओ चैन को तो इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, उसे तो बस अपनी रिहाई से मतलब है। इसीलिए वो प्रिंस जियान से सवाल करते हुए कहता है कि अब तो तुम्हें मैंने सब कुछ बता दिया, मुझे जाने दो। प्रिंसेस यू भी यहाँ पर शाओ चैन को ढूंढते हुए पहुंच चुकी थी। वो कहती है कि आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो यहाँ पर अभी शाओ चैन से बात कर ही रही थी कि तभी पास बैठा प्रिंस जियान बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मुलाकात तुमसे यहाँ पर होगी। प्रिंसेस यू यहाँ पर प्रिंस जियान को देखते हुए कहती है, जियान रेन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? असल में जियान रेन का मतलब चाइनीज लैंग्वेज में होता है चीप पर्सन। जो सुनकर तो प्रिंस जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो प्रिंसेस यू से कहता है कि मेरा नाम है रेन जियान, जियान रेन नहीं। जिस पर प्रिंसेस यू उसे जवाब देते हुए कहती है कि ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन आखिर तुम हमारे बॉर्डर में क्या कर रहे हो? रेन जियान अब उसे यहाँ पर झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं यहाँ पास से ही गुजर रहा था, तभी मुझे ये आदमी नजर आया कि मुझे थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था, इसलिए फिर मैं इसे पकड़कर यहाँ ले आया ताकि मैं इसकी इंटेरोगेशन कर सकूं। पूछने पर इसने मुझे बताया कि ये तुम्हारा एक स्लेव है। अब वो प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहता है कि क्या ये सच में आपका एक स्लेव है? प्रिंसेस यू को तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो मना करते हुए कहती है कि मैं इसे नहीं जानती। ये सुनने के बाद प्रिंस जियान अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि इस बंदे को मार दो। जो सुनते साथ ही वो पर्सन शाओ चैन को मारने ही वाला था। प्रिंसेस यू उसे बीच में रोकते हुए
हुए कहती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ। क्या ये थर्ड प्रिंस के लिए पॉसिबल है कि वो इसे मुझे वापस कर दे? प्रिंसेस यू अब प्रिंस जियान से सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें इसके पास से कुछ मिला था? क्या तुम मुझे वो चीज वापस कर सकते हो? प्रिंस जियान तो यहाँ पर उसे फिर से झूठ बोलते हुए कहता है कि जब मैंने इसे पकड़ा तो इसके पास कुछ नहीं था। उसकी ये बात सुनकर प्रिंसेस यू तो शाओचन की तरफ देखने लगी, जिस पर शाओचन ने उसे कपड़े की तरफ इशारा कर दिया। प्रिंसेस यू अब प्रिंस जियान से कहती है कि उस कपड़े के अंदर जो कुछ भी है क्या मैं उसे चेक कर सकती हूँ? जिस पर प्रिंस जियान उसे जवाब देते हुए कहता है कि इस कपड़े में ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे कपड़े हैं। प्रिंसेस यू अब उसे क्लियरली कहती है कि मैं अपने गॉडली ट्रेजर को ढूंढ रही हूँ, इसीलिए मैं थर्ड प्रिंस से चाहूंगी कि वो मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं उस कपड़े को चेक कर सकूं। प्रिंस जियान अब उसे कहता है अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ ना मिला तो फिर क्या? उसकी इस बात का जवाब देते हुए प्रिंसेस यू कहती है कि फिर मैं तुमसे और ज्यादा आर्ग्यू नहीं करूंगी। इसके बाद जब आइस लेडी ने उस कपड़े को जाकर चेक किया तो उसके अंदर तो प्रिंस जियान की सोर्ड रखी हुई थी। ये देखकर तो शाओचन भी काफी हैरान रह गया। प्रिंसेस यू अब शाओचन के पास आते हुए कहती है कि तुम कितने झूठे हो, यहाँ से वापस जाने के बाद तुम्हें एक एक चीज का हिसाब देना होगा। प्रिंसेस यू अब प्रिंस जियान से कहती है कि मैं चाहूंगी कि तुम मेरे डोंगचू एरिया को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ये कहते साथ ही वो तीनों यहाँ से चले गए, जबकि प्रिंस जियान उन्हें अपने सर्वेंट्स के साथ पीछे से देख रहा था। आइस लेडी यहाँ पर प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहती है कि प्रिंसेस गॉडली वेपन का क्या? जिस पर प्रिंसेस यू उसे जवाब देते हुए कहती है कि सबसे पहले हम अपनी जान तो बचा ले, उसके बाद गॉडली वेपन का भी सोच लेंगे। तभी वहाँ पर प्रिंस जियान की नजर प्रिंसेस यू के ब्लड पर पड़ गई, जिससे उसे समझ आ जाता है कि प्रिंसेस यू यहाँ पर लड़ने के लिए ही आई थी। इसके बाद वो अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाकर प्रिंसेस यू को पकड़ लो। अब इन दोनों पार्टीज के दरमियान ही जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो चुकी। प्रिंस जियान यहाँ पर प्रिंसेस यू से फाइट करने के लिए खुद मैदान में उतर चुका था। उसकी पावर्स को देखते हुए प्रिंसेस यू उसे कहती है कि तुम तो थर्ड रैलम में पहुंच चुके, जिस पर तो प्रिंस जियान एक इवल स्माइल देते हुए प्रिंसेस यू पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से लगातार अटैक्स करना शुरू कर देता है। प्रिंसेस यू तो यहाँ पर पहले ही काफी ज्यादा इंजर्ड थी, इसलिए वो प्रिंस जियान के सामने ज्यादा देर के लिए टिक ना पाई। प्रिंस जियान यहाँ पर प्रिंसेस यू से कह रहा था अगर आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी देता हूँ तो किसे पता चलेगा कि तुम्हें मैंने मारा या फिर किसी बीस्ट ने? जो सुनकर तो शाओचन कहता है क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस भी है? यहाँ पर प्रिंस जियान और प्रिंसेस यू के दरमियान बातें चल ही रही थी कि तभी हमारा छोटा सा डोंग डोंग उस गॉडली वेपन को उठाकर बाहर ले आया, जिसे तो देखते साथ ही शाओचन उसके पास चला गया। ये शाओचन के पास एक अच्छा मौका था प्रिंस जियान पर अटैक करने का, इसीलिए उसने फौरन से उस बो का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस जियान पर अटैक्स करने शुरू कर दिए, जिसे पहले तो प्रिंस जियान ने अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए डॉज किया, लेकिन बाद में उसने अपनी इल्यूजनरी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारी स्वॉर्ड्स आ गई, लेकिन उसके स्वॉर्ड शाओचन के एरो के सामने तो कुछ नहीं। तभी एक एरो प्रिंस जियान की बहुत गलत जगह पर लग गया। मेरे ख्याल से तो प्रिंस जियान अब काफी दिनों तक बैठ ही नहीं पाएगा। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पर प्रिंस जियान का एक सर्वेंट आ गया, जो कि स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस जियान को यहाँ से ले जाता है। प्रिंसेस यू तो यहाँ पर प्रिंस जियान के जाने से काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन जैसे ही वो पीछे पलटी तो वहाँ पर शाओचन बो को लिए हुए खड़ा था। ये सीन तो हमारी आइस लेडी ने भी देख लिया। वो प्रिंसेस यू की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बाहर की तरफ अब काफी ज्यादा बारिश होने लग गई, इसीलिए शाओचन प्रिंसेस यू को उठाकर एक गार में ले आया। प्रिंसेस यू को यहाँ पर उसने बांध कर रखा हुआ था। शाओचन भी अब यहाँ पर एक नाइफ को लेकर आते हुए कहता है इससे मैं तुम्हारी बॉडी के किस पार्ट पर कट लगाऊं, यहाँ या फिर यहाँ? नहीं, यहाँ। वो बिल्कुल उसे वैसे ही तंग करता है जैसे प्रिंसेस यू ने उसे किया था। प्रिंसेस यू यहाँ पर शाओचन पे गुस्सा होते हुए कहती हैं अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन अब तो शाओचन को इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो उल्टा उसी की गोद में लेट जाता है, जिससे प्रिंसेस यू तो आग बगोला हो गई। वो शाओचन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उठो मेरी गोद से, लेकिन शाओचन भी उसकी कहानी सुनने वाला था। उल्टा वो उससे कहता है लिटिल विच तुम्हें अब समझना चाहिए कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरी स्लेव। प्रिंसेस यू का तो यहाँ पर बस नहीं चल रहा था कि वो शाओचन की जान ले ले। वो कहती है कि तुम दिन में ख्वाब देख रहे हो क्या? तभी वहाँ पर उसे एक पत्थर मिल गया, जिससे वो अपनी रस्सी को काटना शुरू कर देती है। अब वो शाओचन से कहती है कि प्लीज मेरी गोद से उठ जाओ, लेकिन शाओचन ने तो नामे सर हिला दिया। जिसके बाद वो शाओचन से कहती है बिग ब्रदर प्लीज उठ जाएं, लेकिन शाओचन तो फिर भी नहीं उठा। अब तो उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो शाओचन से कहती है मास्टर प्लीज उठ जाएं। जो सुनकर तो शाओचन खुश होते हुए उसकी गोद से उठ गया। वो प्रिंसेस यू से थोड़ा दूर जाकर बैठते हुए उसी बो को देखने लग गया। अब तक प्रिंसेस यू ने भी अपनी रस्सी को खोल लिया था। वो फौरन से उठकर शाओचन के हाथ से उस बो को लेते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके शाओचन पर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले वो खुद ही बेहोश होकर शाओचन की गोद में गिर गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ आइस गर्ल पर आ गया, जो कि बारिश में भीगती हुई पड़ी थी कि अचानक से वहाँ पर एक पाइथन पर बैठी हुई लड़की आ जाती है, जिसे आइस गर्ल फौरन से रिस्पेक्ट देते हुए कहती है प्रिंसेस यूई अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गई। प्रिंसेस यूई अब उससे सवाल करते हुए कहती है कि प्रिंसेस यू कहाँ पर है। इसके बाद
सीन शिफ्ट होकर दोबारा से यहाँ शाओचन और प्रिंसेस यू पर आ गया। शाओचन यहाँ पर प्रिंसेस यू को उठाए हुए एक होटल में पहुंच चुका था। शाओचन को यह जगह पसंद नहीं आई क्योंकि उसने यहाँ पर किलिंग इंटेंट को सेंस कर लिया था। वो यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी बार का अटेंडेंट उसे रोकते हुए कहता है, हमारे पास ऊपर काफी ज्यादा रूम है, आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। शाओचन अब उसे मना करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर रात रहने के लिए नहीं आया। वो पर्सन अब शाओचन से कहता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी रेस्टोरेंट नजदीक नहीं है, आप लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि आप लोग यहीं पर रुक जाएं। शाओचन तो यहाँ पर रहना नहीं चाहता था, लेकिन प्रिंसेस यू की कंडीशन को देखते हुए उसे यहाँ पर रुकना पड़ा। इसके बाद वो प्रिंसेस यू को लेते हुए एक रूम के अंदर चला गया, जहाँ नीचे की तरफ हम उसी बार अटेंडेंट को देखते हैं जो कि कह रहा था वो छोटी सी लड़की जो कि उस लड़के की बाहों में थी वो डोंगचू स्टेट की प्रिंसेस है। इस बार अटेंडेंट का नाम था चिया। तभी उसके आसपास मौजूद लोगों में से एक पर्सन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, उस लड़की के पास तो डोंगचू स्टेट का नेशनल ट्रेजर हाउजी बो भी था। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि वो खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आ गए। मैं अभी ऊपर जाकर उनसे वो बो लेकर आता हूँ। ये कहते साथ ही वो बंदा ऊपर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी चिया ने उसे रोक दिया। वो उससे कहता है कि अभी के लिए ऊपर जाना सही नहीं रहेगा। तभी वहाँ मौजूद एक डीमन गर्ल उन सबसे कहती है कि तुम लोग ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं उस लड़के को खुद ही देख लूंगी। ये कहते साथ ही उसने अपना हेयर क्लिप निकाल कर वहाँ मौजूद वाइन को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे वो वाइन पॉइजनस हो गई। यहाँ टेबल के नीचे मौजूद डोंग डोंग भी ये सब सुन रहा था। रूम के अंदर प्रिंसेस यू को भी अब होश आ चुका था। वो अपने आसपास की जगह को देखते हुए कहती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। शाओचन भी टेबल पर बैठा यही सोच रहा था कि आखिर इसे क्या हुआ है, ये अभी तक क्यों नहीं जागी, क्या इसकी बॉडी पर कोई और जख्म भी थे जो कि अभी तक हील नहीं हुए। वो यही चेक करने के लिए यहाँ प्रिंसेस यू के पास आ गया। प्रिंसेस यू तो अभी भी शाओचन के सामने बेहोश होने का ही नाटक कर रही थी। शाओचन को अब उसके जख्म चेक करने के लिए उसके कपड़े तो हटाने ही पड़ने थे। वो ऐसा करने ही वाला था कि रुक गया। शाओचन अब यहाँ पर सोचता है कि अगर ये जाग गई तो फिर ये समझेगी कि मैं इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो पीछे हट गया। शाओचन अब यहाँ पर अपने मन में सोच रहा था, लिटिल विश तो पहले ही काफी सर्द पड़ चुकी, अगर वक्त पर इसे ट्रीट न किया गया तो इसकी जान भी जा सकती है, मुझे ये करना ही होगा। ये सब सोचने के बाद शाओचन दोबारा से प्रिंसेस यू के करीब चला गया। तभी वहाँ पर डोंग डोंग भी पहुँच गया, जो कि शाओचन को प्रिंसेस यू के यूं करीब जाता देख कुछ और ही समझ गया। वो यहाँ शाओचन को डांटते हुए कहता है, हम यहाँ इतनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और तुम यहाँ इसका एडवांटेज उठाने का सोच रहे हो। शाओचन तुम कितनी ज्यादा बेशरम हो। शाओचन अब उससे सवाल करते हुए कहता है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे, जिस पर तो डोंग डोंग ने भी उसे बताना शुरू कर दिया कि नीचे मौजूद सब लोग हमें पकड़ना चाहते हैं, चलो अपना सामान पैक करो, हम लोग खिड़की के रास्ते यहाँ से भाग चलते हैं। जिस पर तो शाओचन उसे जवाब देते हुए कह रहा था, उन्होंने अपने कुछ आदमियों को बाहर भी खड़ा किया हुआ है, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं, अगर मैं अकेला होता तो मैं यहाँ से भाग भी जाता, लेकिन अब मेरे साथ लिटिल विच भी है। डोंग डोंग तो यहाँ पर काफी परेशान हो चुका था। वो शाओचन से कहता है कि प्लीज यहाँ से कोई निकलने का रास्ता सोचो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। उसकी ये बात सुनकर शाओचन उसे कहता है, इसकी प्रिंसेस वाली आइडेंटिटी के साथ तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। ये कहते हुए शाओचन वो बो उठाकर यहाँ से जाने लगा। डोंग डोंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, हम एक कमजोर सी लड़की को इन दरिंदों के हाथों में कैसे छोड़ सकते हैं। ये सब सुनने के बाद शाओचन अपनी जगह पर ही रुक गया। इतने में प्रिंसेस यू भी अब उठ गई। वो शाओचन से सवाल करते हुए कहती है कि तुम अभी तक गए क्यों नहीं, जिस पर तो शाओचन शौकी मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था, तुम इस बारे में इतना मत सोचो क्योंकि ये सारी की सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था। उसके बाद सुनकर प्रिंसेस यू कहती है वो यहाँ पर मुझे और इस गॉडली ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं। शाओचन क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट को मान लोगे। शाओचन तो ये सुनकर हैरान ही रह गया कि प्रिंसेस यू उससे रिक्वेस्ट कर रही है। शाओचन अब उसे सवाल करते हुए कहता है कि बोलो। प्रिंसेस यू अब शाओचन से कहती है कि मैं इन लोगों का ध्यान भटकाऊंगी, तुम ये हाउजी बो को लेकर यहाँ से निकल जाना, बाद में तुम इसे मेरे फादर को दे देना। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद शाओचन कहता है तो फिर तुम्हारा क्या होगा, जिस पर प्रिंसेस यू कहती है मैं तो पहले भी हाउजी बो के बैक अटैक की वजह से इंजर्ड हूँ, जल्दी ही मैं यहाँ पर एनर्जी एग्जॉशन की वजह से मर जाऊंगी, इसलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं उनके हाथ में आती हूँ या फिर नहीं। शाओचन तो ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका। वो कहते हैं कि हाउजी बो का बैक अटैक, ये तो एक गॉडली वेपन है, तो फिर ये लोगों को हार्म कैसे कर सकता है। मेरे ख्याल में किसी ने पर्पसली इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी। प्रिंसेस यू अब उससे कहती है कि तुम तो हाउजी बो के बारे में काफी कुछ जानते हो। अब शाओचन उसे सवाल करते हुए कहता है कि लिटिल विच क्या तुम्हें पता है कि ये हाउजी बो यहाँ पर कैसे आया था। प्रिंसेस यू अब उससे सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता, जिस पर तो शाओचन ने भी नाम सर हिला दिया। ये सुनकर तो प्रिंसेस यू अभी उसे बताने ही वाली थी कि 10,000 साल पहले इससे आगे कुछ वो बोल पाती, वो वहीं पर बेहोश हो गई। चैंगशान तो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी डोंग डोंग ने फायरी मोटल लोटस को बाहर निकाल दिया, जिसे वो शाओचन
शाओचन को दिखाते हुए कह रहा था कि शायद इससे काम बन जाए। शाओचन ने अब लोटस फ्लावर की एक पत्ती को प्रिंसेस यू के मुंह में डाल दिया, जिससे प्रिंसेस यू को होश तो आ गया लेकिन उसे काफी ज्यादा मिर्ची लगने लग गई। वो शाओचन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुमने मुझे क्या खिला दिया। शाओचन तो यहाँ पर बड़ी मासूमियत से उसे जवाब देते हुए कहता है कि वही लोटस फ्लावर। प्रिंसेस यू अब उससे कहती है कि हम इसे डायरेक्टली नहीं खा सकते, हमें इसे कुछ एलिक्सर के साथ मिलाकर कंज्यूम करना होता है, और तुमने मुझे इसे डायरेक्टली खिला दिया। इसके बाद वो शाओचन को साइड पर हटाते हुए कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं बना क्योंकि उसकी पावर्स एग्जॉस्ट हो चुकी थी। अब वो शाओचन से कहती है मैं अपनी ट्रांसफॉर्मिंग हेवन मेल्टिंग द अर्थ टेक्निक को भी मेंटेन नहीं कर पा रही। जो सुनकर शाओचन उसे कहता है कि आखिर ये कौन सी टेक्निक है, मैंने तो इस टेक्निक के बारे में कभी नहीं सुना। जिस पर प्रिंसेस यू उसे बताती है कि ये मेरे टीचर की एक यूनिक टेक्निक है। इस टेक्निक की मदद से हम किसी दूसरे वॉरियर की भी इनर फोर्स को खुद के लिए यूज कर सकते हैं। शाओचन तो बहरान होते हुए उसे कहता है क्या ये कोई ब्लैक मैजिक है। प्रिंसेस यू अब उसे डांटते हुए कहती है कि मैंने कभी भी इसे गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज मुझे इसे इस्तेमाल करना ही होगा। ये कहते साथ ही उसने शाओचन का हाथ पकड़ लिया। शाओचन तो डरते डरते उसे कह रहा था कि तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो। प्रिंसेस यू अब भोला सा मुंह बनाते हुए कहती है क्या तुम मुझे थोड़ी सी इनर फोर्स दे दोगे। शाओचन अब उसे जवाब देते हुए कहता है कि इस बारे में तो सोचना भी मत, मैं तो लेवल 1 का वॉरियर हूँ, मेरे पास तो खुद के लिए इनर फोर्स काफी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूं। प्रिंसेस यू अब दोबारा से मस्कीनों वाला मुंह बनाते हुए कहती है अगर तुमने मुझे इनर फोर्स नहीं दी तो ये लोटस फ्लावर मुझे जलाकर राख कर देगा, प्लीज मुझ में रहम खाओ। इन दोनों के दरमियान अभी इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि तभी हमें बाहर से डीमन गर्ल की आवाज आई, जो कि शाओचन से सवाल करते हुए कह रही थी यंग मास्टर क्या आप जाग रहे हैं। शाओचन ने फौरन से प्रिंसेस यू को हाउई बो पकड़ाते हुए छुपा दिया। डीमन गर्ल ने तो यहाँ पर आते साथ ही शाओचन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। वो यहाँ पर असल में हाउई बो को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे तो शाओचन ने पहले ही छुपा दिया था। लेकिन उस डीमन लेडी की भी नजर उस पर्दे पर पड़ गई, जिसे देखते हुए वो अपने मन में कह रही थी कि हाउई बो इसके पीछे ही होगा, लेकिन उसे हासिल करने के लिए उसे पहले शाओचन को अपने रास्ते से हटाना होगा। इसीलिए वो फौरन से एक वाइन का ग्लास शाओचन को दे देती है। शाओचन भी अब उस वाइन के ग्लास को पकड़कर एक्टिंग करते हुए कह रहा था कि वाइन कितनी अच्छी है। साथ ही साथ वो डीमन लेडी से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए डांस करोगी। जो सुनते साथ ही डीमन गर्ल ने तो डांस करना शुरू कर दिया। अब मौका पाते ही शाओचन ने उस वाइन को पीछे की तरफ गिरा दिया। इसके बाद ये दोनों ही डांस करना शुरू कर देते हैं। डीमन गर्ल बहाने बहाने से उस पर्दे के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शाओचन भी ऐसा कहीं होने देने वाला था। डीमन गर्ल को भी ये बात समझ आ चुकी कि ये लड़का इसकी जान नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए वो ये कहते हुए यहाँ से जाने लगी। यंग मास्टर मैं आपके लिए और वाइन लेकर आती हूँ। यहाँ नीचे की तरफ सब लोग डीमन गर्ल से सवाल करते हुए कह रहे थे कि आखिर ऊपर क्या हुआ। डीमन गर्ल यहाँ पर उन्हें कोई जवाब ना देते हुए एक रूम के अंदर चली गई। वो लोग जिन्होंने शाओचन पर बाहर से नजर रखी हुई थी, अचानक से उन पर कोई हमला करके उन्हें मार देता है। वो डीमन गर्ल भी अब दोबारा से शाओचन के रूम में पहुंच चुकी थी और आते साथ ही वो उसी पर्दे को हटाने की कोशिश करती है। ये देखते हुए शाओचन ने तो फौरन से उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। शाओचन अब उससे सवाल करते हुए कहता है कि मेरी पॉइजनस वाइन कहाँ पर है। उसकी बात सुनते साथ ही डीमन गर्ल ने खुद को छुड़ाते हुए शाओचन पर नीडल्स की मदद से अटैक कर दिए, जिसे शाओचन ने तो आसानी के साथ डॉज कर लिया। जिसके बाद इन दोनों के दरमियान ही फाइट स्टार्ट हो गई, लेकिन आखिरकार शाओचन ने बड़ी मुश्किल के साथ उस डीमन गर्ल को पकड़ लिया। प्रिंसेस यू यहाँ पर उस डीमन गर्ल को देखते हुए कहती है रॉयल सिस्टर आप यहाँ पर। जो सुनकर तो शाओचन काफी ज्यादा हैरान हो गया। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर प्रिंसेस यू को चेक करते हुए कहती है फायरी मोटल लोटस का इफेक्ट तो काफी स्ट्रॉन्ग है, हम और ज्यादा देर नहीं कर सकते, तुम्हें जल्दी से जल्दी ट्रांसफॉर्मिंग हेवन मेल्टिंग द अर्थ टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा। जिस पर प्रिंसेस यू उससे जवाब देते हुए कहती है कि मेरे पास इनर फोर्स नहीं है। जिस पर तो शाओचन भी जल्दी से बोला तुम अपनी बड़ी बहन की इनर फोर्स क्यों नहीं ले लेती। उसकी बात सुनकर प्रिंसेस यू उसे बताती है कि मैं एक डाउ कल्टीवेटर हूँ, मैं ट्रू वाइटल एनर्जी को कल्टीवेट करती हूँ, इसीलिए मैं इसके साथ अपनी इनर फोर्स शेयर नहीं कर सकती। अभी के लिए तुम इसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हो। शाओचन तो यहाँ पर किसी भी कीमत पर प्रिंसेस यूई को अपनी इनर फोर्स नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो बात को टालते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बाहर से कोई वॉरियर ला देता हूँ, तुम उसकी इनर फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेना। प्रिंसेस यूई अब उसे गुस्से से देखते हुए कहती है कि हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं। जिस पर तो शाओचन को ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। वो अब नाटक करते हुए कहता है वो मैं ही था जिसने तुम्हें फायरी इमॉर्टल लोटस खिलाया, इसीलिए तुम मेरी इनर फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम 10% से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करोगी। नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5% से ज्यादा। प्रिंसेस यू अब उसे जवाब देते हुए कहती है तुम फिक्र मत करो, मुझे इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल थोड़ी सी लूंगी। प्रिंसेस यू अब यहाँ पर खड़े होते हुए कहती है कि प्रिंसेस यू तुम इस टेक्निक को परफॉर्म करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर शाओचन ने प्रिंसेस यू के साथ अपनी इनर फोर्स को शेयर करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ शाओचन उसे कहता है लिटिल विच मेरी थोड़ी सी ही इनर पावर को एब्जॉर्ब करना, अगर ज्यादा किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
उसकी बात सुनकर प्रिंसेस यू उससे कहती है कि अच्छा नहीं लेती। जैसे ही प्रिंसेस यू ने इस टेक्निक को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। शाओचन तो उसे यहाँ पर चिल्लाकर कह रहा होता है कि लिटिल विच आखिर ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर प्रिंसेस यू उसे जवाब देते हुए कह रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही। इस टेक्निक से निकलने वाली एनर्जी को नीचे मौजूद लोग भी देख पा रहे थे। वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि लगता है डीमन गर्ल ने अपना काम कर दिया। तभी एक सर्वेंट चिया को आकर बताने लग गया कि डीमन गर्ल तो अंदर बेहोश पड़ी हुई है। जो सुनकर तो चिया और उसके बाकी के साथी ऊपर की तरफ भागने लग गए। शाओचन भी यहाँ पर प्रिंसेस यू से कह रहा था कि मेरी माँ बस कर जा, अगर तुम मेरी इनर फोर्स को इसी तरह एब्जॉर्ब करती रही तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। शाओचन अभी ये सब कह रहा था कि उसकी मुसीबत बढ़ाने के लिए वो सारे लोग भी ऊपर पहुँच गए, जिन्हें तो प्रिंसेस यूई ने फ्लेम ब्रश तालिस्मान टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रोक दिया। लेकिन वो लोग भी इतनी जल्दी हार कहाँ ही मानने वाले थे। वो दोबारा से आगे बढ़कर प्रिंसेस यूई पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो प्रिंसेस यूई पर अटैक कर पाते, वहाँ पर मिस यूई का ब्लैक पाइथन टाइगर पहुँच गया, जिसने आते साथ ही उन सब लोगों को मार दिया। प्रिंसेस यूई अब इन लोगों के साथ लड़ने में ही मसरूफ थी कि मौका पाते ही चिया ऊपर की तरफ पहुँच गया और आते साथ उसने हाउजी बो को उठा लिया। प्रिंसेस यू और शाओचन भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। चिया इस हाउजी बो को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे तो इसे हासिल करने में जरा टाइम भी नहीं लगा, लेकिन उसे क्या ही पता कि हमारे हीरो शाओचन के पास एक छोटा सा ड्रैगन डोंग डोंग भी है, जिसने तो चिया के मुंह पर लात मारते हुए उसे हाउजी बो ले लिया। चिया तो यहाँ पर गुस्से से उसे कह रहा था कि मेरा बो मुझे वापस कर, लेकिन डोंग डोंग भी उसे कहाँ ही देने वाला था, उल्टा उसने उसे मुंह चढ़ाना शुरू कर दिया। अब डोंग डोंग आगे आगे और चिया उसके पीछे पीछे। यहाँ पर प्रिंसेस यू को तो यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम दोनों एक दूसरे से अलग क्यों नहीं हो पा रहे। तभी शाओचन की बॉडी से इनर फोर्स निकलना बंद हो गई, जिसके बाद शाओचन देखता है कि उसकी बॉडी से एक व्हाइट कलर की एनर्जी बाहर आ गई, जिसे देखते हुए शाओचन कह रहा था कि ये मेरी इनर फोर्स नहीं बल्कि मेरी ट्रू वाइटल एनर्जी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ शाओचन की पास्ट लाइफ पर आ गया, जहाँ पर शाओचन की फाइट उसी बंदे से हो रही थी जिसे शाओचन ने पहले हराया था, लेकिन इस बार उस बंदे ने शाओचन की कंडीशन काफी बुरी कर दी थी। अब वो बंदा शाओचन से सवाल करते हुए कहता है कि शाओचन आखिर तुम्हारा ड्रैगन कैचर अब कहाँ गया, क्या तुम अब उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। असल में ड्रैगन कैचर शाओचन की एक टेक्निक का नाम है, जिसकी मदद से वो एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ड्रैगन क्रिएट करता था। वो पर्सन अब दोबारा से शाओचन की इंसल्ट करते हुए कहता है, शाओचन तुम्हारी तो हर कोई तारीफ किया करता था, लेकिन देखो अब तुम एक कचरे बन गए हो। शाओचन को तो उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो उसे कहता है कि आखिर तुमने कचरा किसे बोला। वो पर्सन अब शाओचन से कहता है कि शाओचन तुम रियलिटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। तुम्हारी आखिरी खुशकिस्मती यही थी कि तुमने तेन ताई जुआन के साथ फाइट की। अगर वो तुम्हें अभी इस कंडीशन में देखेगी तो उसे खुद पर रिग्रेट होगा कि उसने तुम्हें चैलेंज किया था। उसके ऐसा कहते साथ ही शाओचन को तियानताई के साथ की गई फाइट याद आ गई। लेडी तियानताई काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। वो यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउ कल्टीवेटर है। यहाँ इनके आसपास मौजूद लोग भी आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि आज कौन जीतेगा। वो लोग इस बारे में इसलिए श्योर नहीं है क्योंकि शाओचन आज तक कभी नहीं हारा था और लेडी तियानताई भी काफी ज्यादा पावरफुल है। लेडी तियानताई अब शाओचन से कहती है कि आज हम लोग अपने वेपन्स का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि हम दोनों में से पावरफुल कौन है। जिसके लिए तो शाओचन भी अब एग्री था, इसीलिए इन दोनों ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। इन दोनों के आपस में टकराने की वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। ये दोनों ही इक्वली पावरफुल थे, इसलिए इन दोनों के दरमियान ये मैच ड्रॉ हो गया। लेडी तियानताई अब शाओचन से कहती है कि तुम वो वाहिद यंग डाउ कल्टीवेटर हो जिसके साथ मैंने फाइट ड्रॉ की। जिस पर तो शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं और ज्यादा पावरफुल होकर आपसे फाइट करना चाहूंगा। ये सुनकर तो लेडी तियानताई शाओचन के पास जाते हुए उससे कह रही थी, चलो वादा करते हैं कि हम दोनों दोबारा जरूर फाइट करेंगे। ये कहते साथ ही ये दोनों एक दूसरे के साथ हाई फाई करते हैं, जिससे शाओचन के हाथ ने तो कांपना शुरू कर दिया। वो सोचता है कि इसने तो बस मुझे टच किया था और देखो मेरे हाथ की हालत क्या हो गई। इसके बाद लेडी तियानताई वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर वही पर्सन शाओचन से कह रहा था, मुझे पता चला कि उस दिन के बाद से तुमने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी ताकि तुम लेडी तियानताई को हरा सको, लेकिन इससे तुम्हारी अपनी वाइटल एनर्जी खत्म हो गई। उसकी ये बात सुनते साथ शाओचन को याद आता है कि कैसे उसकी धीरे धीरे करके इनर फोर्स खत्म हो गई थी। यहाँ 10,000 साल के बाद शाओचन को अब समझ आता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। वो लेडी तियानताई ही थी जिसकी वजह से उसकी इनर फोर्स खत्म हो गई। अब वो यहाँ खुद से सवाल करते हुए कहता है कि लेडी तियानताई आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये कहते साथ ही शाओचन वहीं पर बेहोश हो गया। चिया तो अभी भी डोंग डोंग के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन वो भागते हुए प्रिंसेस यूई के पास पहुंच गया। इसलिए चिया के पास यहाँ से जाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा, इसलिए वो फौरन से अपने ड्रैगन को बुलाते हुए वहाँ से चला गया। उसके यहाँ से जाने के बाद प्रिंसेस यू के पास आकर उसे सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर प्रिंसेस यू उसे जवाब देते हुए कहती है, रॉयल
सिस्टर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन चैंग शुआन को कुछ हो गया है। शाओ चेन को ठीक करने के लिए प्रिंसेस यूई अब उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। इसके बाद ये सब लोग इंपीरियल पैलेस की तरफ रवाना हो गए। यहाँ रास्ते में शाओ चेन को भी होश आ गई। वो अब इजीली दूर की चीजों को देख और सुन सकता था क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस दोबारा से वापस आ गई। शाओ चेन तो ये सोचकर ही खुश हो गया। वो कहता है अगर मेरी स्पिरिचुअल अवेयरनेस वापस आ चुकी इसका मतलब मेरी पावर्स भी आ गई होंगी। ये सब कहने के बाद शाओ चेन कल्टीवेशन पोजीशन में बैठकर अपनी पावर्स को चेक करने लग गया, जिससे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से प्रिंसेस यू शाओ चेन के पास जाकर उसे सवाल करते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो। शाओ चेन तो इतना ज्यादा खुश था कि उसने प्रिंसेस यू को गले ही लगा लिया। इसीलिए प्रिंसेस यू ने उसकी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन शाओ चेन को तो इस बात से ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि अभी के लिए वो काफी खुश है। इसीलिए वो गाड़ी से उतरकर बाहर की तरफ जाने लग गया। प्रिंसेस यू अब उसे रोकते हुए कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर शाओ चेन उसे जवाब देते हुए कह रहा था मैं माउंटेन फॉरेस्ट पर जा रहा हूँ। प्रिंसेस यू को तो अभी भी लग रहा था कि जैसे उसने शाओ चेन के साथ ज्यादती कर दी, उसकी सारी की सारी इनर फोर्स लेकर उसे एक यूजलेस पर्सन बना दिया है। अब वो शाओ चेन से कहती है कि तुम इसकी फिक्र ना करो, मेरी रॉयल सिस्टर तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगी। लेकिन उस बेचारी को क्या ही पता कि शाओ चेन की पावर्स गई नहीं बल्कि वापस आ गई हैं। उसकी ये बातें सुनकर शाओ चेन भी अब समझ चुका कि इसे लग रहा है कि मैंने अपनी पावर्स खो दी। तभी वहाँ पर प्रिंसेस यूई भी आ गई जो कि शाओ चेन से कहती है इंपीरियल पैलेस की लाइब्रेरी पवेलियन में बहुत सारी एंशिएंट बुक्स हैं, उनकी मदद से मैं तुम्हारा इलाज करूंगी जिसकी वजह से तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। एंशिएंट बुक्स का सुनकर शाओ चेन उनसे सवाल करते हुए कहता है क्या उनके पास एंशिएंट मैप्स भी हैं, जिस पर तो प्रिंसेस यू उसे जवाब देते हुए कहती है कि सिर्फ मैप्स नहीं, वहाँ पर तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, लेकिन उन्हें कोई पढ़ ही नहीं सकता। हो सकता है कि तुम्हें वो जगह पसंद आए। उसकी ये बात सुनकर शाओ चेन अपने मन में कह रहा था शायद मुझे वहाँ पर गॉड्स और डीमन के उस कब्रिस्तान के बारे में भी कुछ पता चल जाए। यही सब सोचते हुए शाओ चेन फौरन से इंपीरियल पैलेस जाने के लिए एग्री हो गया। अब ये लोग दोबारा से अपने सफर पर रवाना हो चुके थे। यहाँ पर प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहती है अगर मैं डैड को वो फायरी इमोर्टल लोटस दूं तो क्या वो मेरी एंगेजमेंट को कैंसिल कर देंगे। ये लोग अब पिंगिन सिटी पहुंच चुके थे जहाँ पर इनकी मुलाकात आइस लेडी और कियान हाउ से हो गई। और जैसा कि हमें पहले से ही मालूम है कि कियान हाउ ने लड़ाई के दौरान अपना एक हाथ खो दिया था, जिसकी जगह पर अब उसने एक मेटल आर्म को पहना हुआ था। ये दोनों ही यहाँ पर प्रिंसेस यू को जिंदा और सलामत देकर काफी खुश थे। तभी वहाँ पर काफी सारे रॉयल गार्ड्स आकर शाओ चेन को पकड़ लेते हैं। प्रिंसेस यू तो उन गार्ड्स को रोकना चाहती थी लेकिन वो कुछ ना कर सकी क्योंकि ये किंग के ऑर्डर्स थे। यहाँ पर किंग शाओ चेन से सवाल करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो, जिस पर शाओ चेन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये है डोंगचू का इंपीरियल पैलेस। सच में ये काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। जिस पर किंग उसे जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे किए गए क्राइम की तुम्हें पर्सनली पनिशमेंट देना चाहता था। जिस पर तो शाओ चेन हैरान होते हुए कहता है कि कौन सा क्राइम, मैंने क्या किया है। कियान हाउ यहाँ पर बीच में बोलते हुए कहता है तुमने हमारी लिटिल प्रिंसेस को अगवा किया था, अगर इस क्राइम के लिए तुम्हें 10,000 बार भी मारा जाए तो वो भी कम होगा। अब वो किंग से एक्सप्लेनेशन की इजाजत लेते हुए कहता है क्या वो तुम दोनों थे जिसने किंग को इस बारे में इन्फॉर्म किया। आइस लेडी अब उसे जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैंने उस दिन तुम्हें अपनी आंखों से देखा था, तुम हाउई बो का इस्तेमाल करते हुए हमारी लिटिल प्रिंसेस को ले गए थे। शाओ चेन अब उसे कहता है कि हाँ मैं उसे ले गया था लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम लोगों ने भी उस दिन देखा था कि वो चीप प्रिंस लिटिल प्रिंसेस को हर्ट करना चाहता था, वो मैं ही था जिसने लिटिल प्रिंसेस की जान बचाई। और प्रिंसेस यू को वहाँ से उस दिन मैं इसलिए ले गया था ताकि प्रिंस जियान लिटिल प्रिंसेस तक ना पहुँच पाए। आप सब लोग यहाँ पर मेरी अच्छाई का बदला मुझे इस तरह से दे रहे हैं। कियान हाउ यहाँ बीच में बोलते हुए कहता है सबसे पहले वो तुम ही थे जिसने हमारी लिटिल प्रिंसेस को परेशान किया। जिस पर शाओ चेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि वो सब तो अनइंटेंशनली हो गया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कियान हाउ को तो सिर्फ अपनी प्रिंसेस की परवाह है, इसीलिए वो शाओ चेन से कहता है कि वो इंटेंशनली था या फिर अनइंटेंशनली इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने हमारी लिटिल प्रिंसेस को ऑफेंड किया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। शाओ चेन यहाँ पर अपनी सफाई में कुछ बोल पाता, इससे पहले ही किंग अपना फैसला सुनाते हुए कहता है जैसा कि तुमने प्रिंसेस यू की काफी मदद की, इसको देखते हुए मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े नहीं करवाऊंगा, अब तुम्हें आसान तरीके से मौत दी जाएगी। किंग का ये ऑर्डर सुनते साथ ही वो दोनों शाओ चेन को यहाँ से ले जाने ही वाले थे कि शाओ चेन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। इससे पहले कि वो यहाँ कुछ कर पाता वहाँ पर प्रिंसेस यू और प्रिंसेस यूई आ गई। प्रिंसेस यू यहाँ पर शाओ चेन की साइड लेते हुए कहती है फादर प्लीज इसकी जान को बख्श दे क्योंकि इसने हमारी लिटिल प्रिंसेस की काफी मदद की है और इसने साथ ही साथ हमारे हाउई बो को भी बचाया। ये बात तो आपने पहले ही सुन ली होगी कि शाओ चेन के पास पावर है, वो हाउई बो को आराम से कंट्रोल कर सकता है और अब से ये हमारे डोंगचू स्टेट को सर्व करेगा। प्रिंसेस यू भी यहाँ पर अपनी बड़ी बहन का साथ देते हुए कहती है प्लीज फादर इसे जाने दें। किंग अब शाओ चेन से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम डोंगचू स्टेट को सर्व करने के लिए रेडी
हो। शाओचन तो अब यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैं तो पावरलेस हो चुका, जिसकी वजह से तो अब मैं हाओजी बो को भी नहीं चला सकता। उसकी बात सुनकर प्रिंसेस यू उसके पास जाकर कहने लग गई, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा है ना प्रिंसेस यूई तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगी। किंग अब शाओचन से कहता है कि आज से तुम कीशी रेजिडेंस में रहोगे। किंग का ये फैसला सुनने के बाद शाओचन, कियान हाओ और आइस लेडी वहाँ से चले गए, जबकि प्रिंसेस यू यहाँ पर किंग से कहती है, फादर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जिस पर तो किंग उसे जवाब देते हुए कह रहा था, मैं अभी थक चुका हूँ, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। प्रिंसेस यू के यहाँ से जाने के बाद किंग यहाँ प्रिंसेस यूई से कहता है, तुम उस लड़के का अच्छे से ट्रीटमेंट करो ताकि वो जल्दी से जल्दी हमारे डोंगचू स्टेट को सर्व कर सके। मेरा टाइम अब जल्दी खत्म हो जाएगा, यूअर का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथों में ही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर शाओचन और प्रिंसेस यू पर आ गया, जहाँ पर प्रिंसेस यू शाओचन को एक पोर्टल से गुजारते हुए कीशी रेजिडेंस ले आई थी, जहाँ पर तो एंटर होते साथ ही शाओचन काफी हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ पर लेडी तियानताई का एक बहुत बड़ा स्टैचू था, जिसे देखते हुए वो कह रहा था क्या ये वही है। और शाओचन की इसी हैरत के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना।